आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखेंगे। एक्चुअली हम लोगों ने प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी में क्या देखा, लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे माइक्रोब्स, प्लांट्स, फंगी, एनिमल्स, इन सभी का यूज करके इंडस्ट्रियल स्केल में, लार्ज स्केल में बायोफार्मास्यूटिकल्स मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस किया जाता है। ये होता है बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस है। लेकिन ये सभी चीज हम लोग क्यों प्रोड्यूस करते हैं, इसका कहीं ना कहीं यूज होगा तभी तो हम लोग बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन में हम लोग पूरे चैप्टर में यही देखेंगे कि आखिर बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट का क्या यूज है। ओके, तो देखिए क्या क्या यूज होता है। बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है थेरेप्यूटिक्स में। थेरेप्यूटिक्स मीन्स जैसे कोई भी जीन अल्टर्ड हो गया, कोई भी जीन चेंज हो गया, तो उस जीन का ट्रीटमेंट एक थेरेप्यूटिक्स में आता है। थेरेप्यूटिक्स के अलावा डायग्नोस्टिक्स में बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। एग्रीकल्चर में जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स बनाने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। ओके, इसके अलावा फूड्स की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए फिर बायो रिमेडिएशन, वेस्ट ट्रीटमेंट और एनर्जी प्रोडक्शन, ये सारे फील्ड्स हैं जहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का यूज होता है। यहाँ पे बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन होता है। बायोटेक्नोलॉजी का एक खास रिसर्च एरिया होता है, मतलब वो पार्टिकुलर एरिया में रिसर्च करते हैं, ठीक ना। तो कौन कौन सा रिसर्च एरिया है, तो सबसे पहला रिसर्च एरिया है कि बायोटेक्नोलॉजी एक इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म हमें देता है। जैसे कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट है, वो इन्वायरमेंटल कंडीशन की वजह से मर जा रहा है, रेसिस्ट नहीं कर पा रहा है। मान लेते हैं एक कॉटन का प्लांट है और कॉटन का प्लांट कोई इंसेक्ट डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, तो कॉटन का प्लांट डेवलप नहीं कर पा रहा है। ओके, तो कॉटन का प्लांट अच्छा से डेवलप कर पाए, इंसेक्ट उसको नष्ट ना करे, डिस्ट्रॉय ना कर पाए, तो बायोटेक्नोलॉजी के साइंटिस्ट क्या करेगा कि कॉटन में वैसा जीन को इंट्रोड्यूस करेगा जो इंसेक्ट को मार देगा। तो मतलब क्या हुआ कि जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किया प्लांट में, और प्लांट में मॉडिफिकेशन करके प्लांट को इम्प्रूव किया। इसका इम्प्रूव करना बायोटेक्नोलॉजी का एक काम है। तो बायोटेक्नोलॉजी हमेशा रिसर्च करते रहते हैं कि ऑर्गेनिज्म को इम्प्रूव कैसे किया जाए। ओके, तो दिस इज द फील्ड ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, एरिया ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फॉर रिसर्च। ओके, तो 5 पॉइंट क्या हो गया, इट प्रोवाइड कैटलिस्ट इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म। बायोटेक्नोलॉजी इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म के रूप में दुनिया को एक कैटलिस्ट प्रोवाइड करता है। ओके, सेकंड देखिए, मान लीजिए हमें इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म आ गया, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म मिल गया, लेकिन इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को यदि प्रॉपर कंडीशन ना मिले तो क्या ग्रो कर पाएगा? नहीं ग्रो कर पाएगा। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म को प्रॉपर कंडीशन भी चाहिए ग्रो करने के लिए। ओके, जैसे मान लीजिए हमारे पास हमें इंसुलिन की जरूरत है, हमें जरूरत है इंसुलिन की। ओके, अगर इंसुलिन ह्यूमन में प्रोड्यूस होता है, ह्यूमन जीन इंसुलिन बनाता है, ह्यूमन के ही जैसा कोई जीन होता है, जैसे माइस ले लीजिए, रैट ले लीजिए। ओके, तो माइस में भी इंसुलिन बनता है। तो साइंटिस्ट क्या किए कि माइस का जीन निकाल लिया, इंसुलिन वाला जीन, माइस का इंसुलिन वाला जीन आइसोलेट कर लिया। ओके, और इसको इकोलाई बैक्टीरिया में डाल दिया, इकोलाई बैक्टीरिया में इसको क्लोनिंग किया, इकोलाई बैक्टीरिया में क्लोनिंग हो गया। लेकिन इकोलाई बैक्टीरिया से अब
इंसुलिन हमें प्रोड्यूस करना है तो इसके लिए इसको कल्चर करना होगा, प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करना होगा। तो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन थ्रू इंजीनियरिंग फॉर अ कैटलिस्ट टू एक्ट। ओके, तो प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च करता है, हमेशा रिसर्च करते रहता है कि जो हमारे कैटलिस्ट है, इम्प्रूव्ड ऑर्गेनिज्म है, उसको प्रॉपर कंडीशन कैसे प्रोवाइड किया जा सके। अंडरस्टूड? ओके, और एक चीज देखिए, इकोलाई को मान लीजिए प्रॉपर कंडीशन प्रोवाइड भी करती है, तो अब इससे तो इंसुलिन हमें निकालना भी है, फिर उसको पैक करके मार्केट में भेजना भी है। और आप लोग देख चुके हैं कि सेपरेशन, प्यूरिफिकेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ एक्सप्रेस्ड प्रोटीन इज नॉन एज डाउनस्ट्रीम प्रोसेस। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस के थ्रू हम लोग कोई भी प्रोटीन को प्यूरिफाई करते हैं और प्रिजर्व करते हैं और सेपरेट करते हैं। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेस में भी रिसर्च करता है बायोटेक्नोलॉजी। ओके, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी टू प्यूरिफाई प्रोटीन एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, तो these are the critical research area of बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमेशा इन सभी एरियाज में रिसर्च करते रहता है। ओके, ताकि इसको इम्प्रूव कर सके, अच्छा से अच्छा डेवलप कर सके। ओके, ये तो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है बायोटेक्नोलॉजी का, लेकिन ह्यूमन के लिए, ह्यूमन के लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए बायोटेक्नोलॉजी का क्या यूज है, ह्यूमन का लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा, पार्टिकुलरली इन द फील्ड ऑफ फूड प्रोडक्शन एंड हेल्थ। ओके, हम लोग पार्टिकुलरली इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड हेल्थ, इसमें हम लोग देखेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी का ह्यूमन के लाइफ में क्या यूज है। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं फूड प्रोडक्शन में। तो फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन है। कौन कौन सा 3 ऑप्शन? एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, दूसरा ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर और तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? तो एग्रोकेमिकल्स, साइंटिस्ट सोचा कि एग्रोकेमिकल्स का यूज करके फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है और एग्रोकेमिकल्स का यूज करना स्टार्ट किया। एग्रोकेमिकल्स किसको कहते हैं? तो ऐसे केमिकल्स विच यूज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में जो केमिकल्स यूज करेंगे उसको एग्रोकेमिकल्स कहेंगे। जैसे हम लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं, पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं, तो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ये सब एग्रोकेमिकल्स है। तो एग्रोकेमिकल्स का यूज करके फूड के प्रोडक्शन को बढ़ाने का कोशिश किया गया और एग्रोकेमिकल्स का यूज के साथ साथ बेटर मैनेजमेंट प्रैक्टिस भी किया। इससे क्या हुआ कि प्लांट का क्वालिटी इंप्रूव हो गया और प्लांट का क्वालिटी इंप्रूव होने से फूड का प्रोडक्शन बढ़ गया और बोला जाता है कि फूड का प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ गया। ओके, लेकिन फिर भी फूड के प्रोडक्शन 3 टाइम्स बढ़ने के बाद फिर भी ह्यूमन पॉपुलेशन इतना बढ़ रहा है कि ये भी कम पड़ रहा है। ओके, तो देखिए फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट को बोला जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन। रिवॉल्यूशन आ गया। ओके, फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट हुआ तो एक रिवॉल्यूशन हुआ और इस रिवॉल्यूशन को बोलते हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन। और ग्रीन रिवॉल्यूशन के फादर कहा जाता है पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बार्टलॉग को और इंडिया में बोला जाता है MS स्वामीनाथन को। ओके, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन इज MS स्वामीनाथन एंड द फादर ऑफ वर्ल्ड ग्रीन रिवॉल्यूशन इज नॉर्मन बार्टलॉग। ओके, तो इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड दैट इज ग्रीन रिवॉल्यूशन। ओके, फार्मर्स के लिए एग्रोकेमिकल्स का यूज भी एक्सपेंसिव हो गया। एक्सपेंसिव मींस एग्रोकेमिकल्स बहुत महंगे होते हैं, तो एग्रोकेमिकल्स का यूज करके कोई भी प्लांट प्रोड्यूस करे, एग्रीकल्चर करे, ये फार्मर्स के लिए महंगा हो गया। ओके, तो इसलिए एग्रोकेमिकल्स का यूज करके फूड के प्रोडक्शन को इंक्रीज करे
दैट इज नॉट पॉसिबल फॉर ऑल फार्मर्स, सभी फार्मर्स के लिए पॉसिबल नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट यहाँ पे परेशान थे कि आखिर कौन सा टेक्निक लाया जाए ताकि फूड का प्रोडक्शन इजीली इंक्रीज हो सके। फूड के प्रोडक्शन में बहुत सारे फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया, जैसे फिश का प्रोडक्शन इंक्रीज किया गया। फिश के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट को ब्लू रिवॉल्यूशन बोला जाता है, ब्लू रिवॉल्यूशन। ओके, इसी तरह मिल्क के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट किया गया, इंक्रीजमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, दैट इज कॉल्ड व्हाइट रिवॉल्यूशन। इसको बोला जाता है व्हाइट रिवॉल्यूशन। ओके, फिर पल्सेस, पल्स जो होते हैं दाल के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट किया गया, पल्सेस, इसको बोला गया गोल्डन रिवॉल्यूशन। ओके, तो इस तरह से बहुत सारे रिवॉल्यूशन आए फूड के प्रोडक्शन में। और ऐसा माना जाता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन सक्सीड इन ट्रिपलिंग फूड। ग्रीन रिवॉल्यूशन फूड को ट्रिपल करने में सक्सेस हो गया, लेकिन ह्यूमन पॉपुलेशन इतना ग्रो कर रहा है कि इट वाज नॉट एनफ फॉर ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए इनफ नहीं है। तो अब साइंटिस्ट बहुत चिंतित हैं बेचारे कि आखिर कौन सा मेथड्स टेक्निक्स डेवलप किया जाए ताकि इजीली फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सके। तो साइंटिस्ट के माइंड में आया टिश्यू कल्चर। प्लांट के एक छोटे पार्ट्स को लिया, टिश्यू कल्चर के थ्रू प्लांट को फूड प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा सकता है। तो चलिए अब हम लोग टिश्यू कल्चर देखते हैं। तो फिर साइंटिस्ट आगे की ओर बढ़े फूड के प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट लाने के लिए। तो साइंटिस्ट क्या हुआ कि एक प्लांट लिया, ये हमारा एक प्लांट है। ओके, प्लांट के किसी भी पार्ट को ले लीजिए, प्लांट के जिस पार्ट को लेंगे उसको बोला जाता है एक्स प्लांट, एक्स प्लांट। ओके, एनी पीस ऑफ प्लांट पार्ट, टिश्यू हो सकता है, सेल्स हो सकता है, इसको बोलेंगे एक्स प्लांट। ओके, एक्स प्लांट क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये प्लांट से हट चुका है। जैसे आपका कोई फ्रेंड था, मान लीजिए कोई भी फ्रेंड थे ना, तो वो यदि आपको छोड़ के चले गया उसको क्या बोलते हैं? एक्स फ्रेंड, ठीक ना। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए प्लांट है। ओके, प्लांट से एक पार्ट निकल गया तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। ठीक है, तो एक्स प्लांट ले लेंगे। एक्स प्लांट का अब हम लोग क्या करेंगे? इसको कल्चर मीडिया में डालेंगे, एक्स प्लांट को कल्चर मीडिया में डालेंगे। लेकिन कल्चर मीडिया में डालने से पहले इसको स्टेराइल कर देंगे। स्टेराइल मीन्स माइक्रोबियल कंटामिनेशन फ्री कंडीशन। ओके, मतलब इसमें कोई भी माइक्रोब सेशन ना रहे वैसा फ्री कर देंगे इसको। तो स्टेरिलाइजेशन करने के बाद इस एक्स प्लांट को न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे। आप बोलेंगे कि सर न्यूट्रिएंट मीडिया क्या होता है? न्यूट्रिएंट मीडिया या फिर मीडियम भी बोल सकते हैं। न्यूट्रिएंट मीडिया में डालेंगे। इस न्यूट्रिएंट मीडिया में वो सभी चीजें प्रेजेंट है जो एक प्लांट को ग्रो करने के लिए जरूरी है। ओके, इस न्यूट्रिएंट मीडिया में वो सभी न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है। जैसे मोस्टली कार्बन सोर्स प्रेजेंट है। कार्बन सोर्स में जैसे सुक्रोज हो गया। ओके, सुक्रोज इसमें डाल देंगे। सुक्रोज के अलावे अमाइनो एसिड डाल देंगे, अमाइनो एसिड, विटामिन डाल देंगे। ओके, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटिंग फैक्टर जैसे ऑक्सीजन हो गया, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन, ये सभी इसमें हम लोग डाल देंगे। तो सुक्रोज, अमाइनो एसिड, विटामिन, ऑक्सीजन, साइटोकाइनिन ये डाल करके हम लोग न्यूट्रिएंट मीडिया बना लेंगे या फिर न्यूट्रिएंट मीडियम बना लेंगे। ओके, और न्यूट्रिएंट मीडियम में एक्स प्लांट को डाल देंगे। तो ये एक्स प्लांट धीरे धीरे क्या होता है कि
एक सेल से, एक सिंगल सेल है एक्स प्लांट, ये डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बना लेंगे, मैनी सेल्स। मैनी सेल्स बनेगा, इस स्टेज को बोला जाता है कैलस स्टेज, जो कि हम लोग रिप्रोडक्शन चैप्टर में डिटेल से देखेंगे। ओके, फिर इसमें क्या होता है कि रूट डेवलप करता है, फिर शूट डेवलप करता है, रूट डेवलप, शूट डेवलप, इस तरह से ये प्लांट बन जाता है, बहुत सारे ये प्लांट बन जाएगा। ओके, फिर इसको निकाल करके इसको हम लोग फील्ड में ग्रो कर लेंगे। तो ये हो गया टिश्यू कल्चर का मेथड। टिश्यू कल्चर में देखिए क्या हो रहा है कि स्मॉल पार्ट ऑफ प्लांट या एनी टिश्यू ऑफ प्लांट का यूज करके हम लोग लार्ज नंबर ऑफ प्लांट को रिप्रोड्यूस करवा रहे हैं। तो इसको बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि माइक्रो पार्ट का यूज करके लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स का प्रोपेगेशन करवा रहे हैं, रिप्रोडक्शन करवा रहे हैं, इसलिए इसको बोला जाता है, टिश्यू कल्चर को बोला जाता है माइक्रो प्रोपेगेशन। ओके, यहाँ पे देखिए, जैसे प्लांट सेल की बात करिए, सिंगल सेल के पास कैपेसिटी है टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सिंगल सेल्स, तो इस कैपेसिटी को बोला जाता है टोटिपोटेंसी। टोटिपोटेंसी क्या हो गया? कैपेसिटी ऑफ अ सिंगल सेल टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। जैसे यदि हम लोग ह्यूमन बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ ऑर्गेन्स है, बहुत तरह का ऑर्गेन्स है, सभी में अलग अलग तरह के सेल्स हैं। ये सभी सेल्स कहाँ से डेवलप हुआ है? ये सभी सेल एक सिंगल सेल जाइगोट से डेवलप हुआ है। जाइगोट हैज कैपेसिटी टू डेवलप डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। तो जाइगोट के पास जो कैपेसिटी है अलग अलग तरह के सेल्स को डेवलप करने का, इसको बोलेंगे, इस कैपेसिटी को बोलेंगे टोटिपोटेंसी। ओके, और एक चीज देखिए, टिश्यू कल्चर में जितने भी प्लांट डेवलप करेंगे, ऑल प्लांट आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। सभी प्लांट्स एक दूसरे के जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे, न केवल एक दूसरे के, बल्कि जो यहाँ पे पेरेंट प्लांट है, ओरिजिनल प्लांट है, इस प्लांट के भी जेनेटिकली आइडेंटिकल होंगे। तो ये सभी प्लांट्स को बोला जाता है सोमा क्लॉन्स। क्या बोला जाता है? सोमा क्लॉन्स। ओके, सोमा क्लॉन्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि दीज ऑल आर जेनेटिकली आइडेंटिकल। तो इस तरह से टिश्यू कल्चर के थ्रू हम लोग लार्ज प्लांट्स को डेवलप कर पाते हैं। जैसे टिश्यू कल्चर में किस किस प्लांट्स को डेवलप किया जाता है, जैसे एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए, बनाना होता है, बनाना के अलावा टोमेटो, एप्पल, ये सभी को ना टिश्यू कल्चर के थ्रू डेवलप किया जाता है। ओके, तो ये हो गया टिश्यू कल्चर का प्रोसेस। टिश्यू कल्चर का एक बेनिफिट भी है। क्या बेनिफिट है? तो टिश्यू कल्चर, यदि कोई प्लांट वायरल डिजीज से इन्फेक्ट हो गया है, जैसे प्लांट को वायरल डिजीज हो गया, तो जो प्लांट का मेरिस्टेम होता है, ग्रोइंग पार्ट होता है, प्लांट का जो टिप होता है, टिप ग्रोइंग पार्ट, वहां पे वायरस इन्फेक्ट नहीं करता है, वो वायरस फ्री होता है। तो यदि हम लोग उस ग्रोइंग पार्ट्स को रिमूव कर दे, प्लांट के ग्रोइंग पार्ट्स को क्या करें? रिमूव कर दे, और उस रिमूवल पार्ट को इन विट्रो में डेवलप करें, मतलब कहीं अलग जगह में बाहरी कंडीशन में छोटा सा पार्ट्स को ऐसे टिश्यू कल्चर की तरह ग्रो करें, तो हम लोग डिजीज फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, वायरस फ्री प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं। तो टिश्यू कल्चर का यूज करके वी कैन रिकवर द हेल्दी प्लांट्स फ्रॉम डिजीज प्लांट्स। ओके, तो टिश्यू कल्चर का ये बेनिफिट है। इसके बाद देख लीजिए, टिश्यू कल्चर के बाद सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? यदि दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट को आपस में क्रॉस करवाएंगे, तो इसको हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। ओके, हम लोग को देखना है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है।
सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। साइंटिस्ट प्लांट सेल को आइसोलेट करने में कैपेबल हुए, सक्सेसफुल रहे। और प्लांट सेल को आइसोलेट करने के बाद जैसे प्लांट सेल है तो प्लांट सेल के सबसे बाहर सेल वॉल होता है और सेल वॉल के अंदर में सेल मेम्ब्रेन होता है या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ओके, तो साइंटिस्ट आर कैपेबल टू डाइजेस्टिंग सेल वॉल। साइंटिस्ट क्या किया, सेल वॉल को डाइजेस्ट कर दिया इसका। तो सेल वॉल को डाइजेस्ट करने के बाद क्या बचेगा, अंदर की चीजें बचेगी और बाहर में सेल मेम्ब्रेन बचेगा। अब जो सेल होगा इस सेल को हम लोग बोलेंगे प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट। ओके, तो साइंटिस्ट ने प्लांट के प्रोटोप्लास्ट को, एक सिंगल सेल को आइसोलेट किया। ओके, और ऐसा दो अलग अलग प्लांट लिया, दो अलग अलग प्लांट डिफरेंट वेराइटीज के दो प्रोटोप्लास्ट को निकाला। ओके, और दो प्रोटोप्लास्ट को निकाल करके दोनों प्रोटोप्लास्ट को फ्यूज कर दिया। फ्यूज करने के बाद दोनों प्रोटोप्लास्ट एक न्यू प्रोटोप्लास्ट में डेवलप किया। ओके, दो प्रोटोप्लास्ट हैविंग डिजायरेबल कैरेक्टर्स, डिजायरेबल कैरेक्टर्स वाले दो प्रोटोप्लास्ट को लिया। एक प्रोटोप्लास्ट ये है और दूसरा प्रोटोप्लास्ट ये है, दोनों को फ्यूज करवा दिया। दोनों को फ्यूज करवाने के बाद जो प्रोटोप्लास्ट डेवलप करेगा, न्यू प्रोटोप्लास्ट डेवलप करेगा, इस न्यू प्रोटोप्लास्ट को बोलेंगे सोमेटिक हाइब्रिड। ओके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन। ओके, तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन समझिए। जैसे साइंटिस्ट ने काम किया कि पोटैटो को ले लिया, पोटैटो। ओके, पोटैटो का फ्यूजन करवा दिया गया टोमेटो से। ओके, पोटैटो और टोमेटो का फ्यूजन करवाया तो एक न्यू प्लांट आया जिसको बोलते हैं पोमेटो। ओके, टोमेटो डेवलप कर दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पोमेटो के पास और डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स नहीं था। मतलब जितना कैरेक्टर्स साइंटिस्ट को कॉमर्शियल यूज के लिए चाहिए सभी कैरेक्टर्स टोमेटो के पास नहीं था। और जब मान लीजिए एक कॉमर्शियल यूज के लिए बेनिफिशियल है ही नहीं, सभी कैरेक्टर्स को प्रोसेस नहीं कर रहा है, तो क्या ऐसे प्लांट को ग्रो करेंगे? नहीं करेंगे। तो बेचारे साइंटिस्ट ऐसा होकर इसको छोड़ दिए, इस पे कोई दिमाग नहीं लगाए। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम लोग फूड की प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए क्या क्या किए, ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, टिश्यू कल्चर आया। ओके, मतलब एग्रोकेमिकल्स का यूज किए। और एक चीज देखिए, एग्रोकेमिकल से ना बेनिफिट तो है, फूड का प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इससे हार्मफुल इफेक्ट भी है। क्योंकि केमिकल्स होते हैं, केमिकल्स सॉइल के फर्टिलिटी को डिक्रीज कर देता है। मतलब ज्यादा यदि हम लोग केमिकल्स यूज करेंगे तो धीरे धीरे सॉइल का फर्टिलिटी कम होने लगता है, प्रोडक्शन कम होने लगता है। तो एग्रोकेमिकल्स का यूज करने से बेनिफिट्स है, लेकिन उससे लॉस भी है। सॉइल ही खराब हो जा रहा है, हमारी मिट्टी ही खराब हो जा रही है। तो साइंटिस्ट सोचे क्यों ना केमिकल्स फ्री टेक्नोलॉजी का डेवलप किया जाए। तो केमिकल्स फ्री टेक्नोलॉजी में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर लाए। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर में कंपोस्ट का यूज करना शुरू हुआ, लेकिन कंपोस्ट का यूज करके हम लोग उतना क्रॉप्स को नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं जितना एग्रोकेमिकल से प्रोड्यूस किया जाता है। ओके, तो ये भी उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो साइंटिस्ट फिर सोचे कि जो प्लांट है उसको जेनेटिकली क्यों ना मॉडिफाइड कर दिया जाए, एक इम्प्रूव्ड प्लांट के रूप में क्यों ना प्रोड्यूस करवाया जाए, ताकि बार बार हमें केमिकल्स का यूज ना करना पड़े। ओके, तो मतलब जो प्लांट्स है, प्लांट्स के जेनेटिक को ही चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है, ऑर्गेनिक के जेनेटिक को ही चेंज करने के बारे में सोचा जा रहा है। जैसे कोई प्लांट है, मान लेते हैं ये हमारा प्लांट है। ओके, तो प्लांट में एक सेल होगा, इसके सेल के डीएनए को हम कट कर देंगे और उसमें न्यू डीएनए जोड़ देंगे, जो डीएनए हमें चाहिए,
जो जीन हमें चाहिए। तो मतलब मैनिपुलेशन करके हम लोग क्या कर रहे हैं, मैनिपुलेशन करके जीन को अल्टर कर रहे हैं। ओके, तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीन को अल्टर करना बाय मैनिपुलेशन इज कॉल्ड एज, ऐसे ऑर्गेनिज्म को कहेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, जीएमओ। जीएमओ किसको कहेंगे, दी ऑर्गेनिज्म whose gene has been altered by genetic modification is called genetically modified organism। ओके, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो हम लोग अभी देखेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स है उसका क्या बेनिफिट्स है। ओके।